नमस्कार। आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में अध्ययन करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले एक आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक है। ये उदारवादियों के नेता थे। भारत की स्वाधीनता के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक नेता उदारवादी ही थे। 1885 से 1905 के काल के प्रमुख उदारवादी नेताओं में इनकी गिनती होती है। एवं दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि इनमें सबसे अधिक प्रमुख थे। शासन तंत्र के विरुद्ध युद्ध करते समय गोखले ने कानूनी मार्ग को अपनाया। राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं को सामान्यतः आरामपोशी के राजनीतिक समझा जाता है। गोखले ने 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। उन्होंने कुल 7 बार इंग्लैंड की यात्रा की। 1897 ईस्वी से बेवली आयोग के समक्ष भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने पर विचार करने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था। इस आयोग को 2 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था। क्या भारत पर ऐसा कोई वित्तीय भार है जिसे न्याय की दृष्टि से इंग्लैंड को वहन करना चाहिए, और भारतीय वित्त की समीक्षा। 1905 में गोखले ने हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के समक्ष अपने विचार रखे। 1912 में वे गांधी जी के निमंत्रण पर साउथ अफ्रीका गए और वहाँ उन्हें गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय सत्याग्रही तथा साउथ अफ्रीका की सरकार के बीच समझौता कराने की सफलता मिली। गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और गांधी जी उन्हें पुण्यात्मा गोखले कहा करते थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि देने का प्रस्ताव किया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भारत मंत्री की परिषद की सदस्यता ग्रहण करने से भी इनकार कर दिया। गोखले के राजनीतिक चिंतन में यदि हम देखें तो गोखले एम.जी. रानाडी के शिष्य थे और फिरोज शाह मेहता का भी उन पर प्रभाव था। उनके राजनीतिक चिंतन में निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं। गोखले ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। वे मानव स्वभाव की मूलभूत अच्छाई में विश्वास करते थे। ब्रिटिश शासन के प्रति गोखले का दृष्टिकोण सकारात्मक था। उन्होंने भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन किया, साथ ही ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी तरीकों की भी आलोचना की। वे ब्रिटिश शासन को भारत के लिए हितकारी समझते थे। गोखले का संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलनों में अडिग विश्वास था। वे उग्र विचारों को भारत के लिए अहितकर समझते थे। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्य को संवैधानिक तरीकों से प्राप्त करना चाहते थे। गोखले के मार्ग को उनके विरोधियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया था। गोखले के सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। उनका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अधिराज्य की स्थिति प्राप्त करना था। भारत के लिए पूर्ण स्वशासन या अधिराज्य की स्थिति उनका दूरगामी लक्ष्य था। गोखले सत्ता के केंद्रीकरण के विरोधी थे। वे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। गोखले अपने समय की ब्रिटिश शासन व्यवस्था के दोषों से परिचित थे और भारत में वित्तीय, प्रशासनिक, आर्थिक सुधारों के जबरदस्त समर्थक थे। गोखले भारत को नैतिक तथा भौतिक दोनों ही दृष्टियों से सबल देखना चाहते थे। अतः उन्होंने देश में सभी जातियों, धर्मों और संप्रदाय के लोगों के बीच एकता को आवश्यक माना। इसी आधार पर उन्होंने तिलक, गणपति और शिवाजी उत्सव में कोई रुचि नहीं दिखाई। 1905 में उन्होंने एक संगठन स्थापित किया और भारत सेवक संघ, जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना था। स्वदेशी का समर्थन करने पर भी उन्हें बहिष्कार के प्रति संदेह था। स्वदेशी के आंदोलन को उन्होंने उच्च कोटि का देशभक्तिपूर्ण आंदोलन बताया था। गोखले राजनीति में नैतिकता और उच्च उद्देश्यों को लेकर आए थे। उन्होंने साधनों की पवित्रता पर बल दिया तथा राजनीतिक आध्यात्मिकरण किया। उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि धर्म और नैतिकता को राजनीति का आधार होना चाहिए। भारत सेवक समाज राजनीति के आध्यात्मिकरण और देश के लिए समर्पित व्यक्तियों का एक समूह तैयार करने के लिए गोखले ने 1905 में भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा क्या था? गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा या पॉलिटिकल टेस्टामेंट 1909 में लागू किए गए मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम उदारवादी गोखले सहित किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पाए थे। अतः बम्बई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन के आग्रह पर गोखले ने वैधानिक सुधारों की योजना तैयार की, जिसे युद्ध के बाद क्रियान्वित किया जाना चाहिए था। गोखले की यह योजना 1917 में प्रकाशित हुई। इसे ही गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा गया। इस योजना में प्रांतीय शासन व केंद्रीय शासन के संबंध में सुधार के सुझाव थे। गोखले के आर्थिक विचार। गोखले एक रचनात्मक और राजनीतिक होने के साथ साथ एक सुलझे हुए अर्थशास्त्री भी थे।
गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने प्रतिवर्ष बजट भाषण दिए। उन्हें भारत सरकार का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार कहा जाता था। उनके आर्थिक विचार निम्न हैं। भारत के सैनिक व्यय और प्रशासनिक व्यय में कमी के लिए गोखले ने प्रयास किए। सेल्वाई आयोग के सामने गवाही देते हुए उन्होंने कहा कि भारत का सैनिक व्यय अन्य सभी देशों की तुलना में अधिक है। गोखले ने रेल सेवाओं के विस्तार पर होने वाले भारी व्यय का भी प्रबल विरोध किया, क्योंकि रेलों का विस्तार मानव हित के लिए नहीं बल्कि भारत के आर्थिक शोषण के लिए किया गया था। गोखले मुक्त व्यापार की नीति को भी संदेह की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र व्यापार की इस नीति ने भारत के सभी पुराने उद्योगों को नष्ट कर दिया, जिससे देश की प्रगति रुक गई है। गोखले स्वतंत्र व्यापार के साथ संरक्षण की नीति को भी अपनाने के समर्थक थे। गोखले सभी ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता से भी चिंतित थे। उन्होंने सहकारी साख समितियाँ स्थापित कर ग्रामीण और कृषकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की संस्थागत व्यवस्था के लिए भी सुझाव दिए। सरकार द्वारा मनमाने तरीकों से करों में वृद्धि करने के भी गोखले नाराज थे। वे प्रशासनिक व्यय को सीमित कर लोक कल्याणकारी गतिविधियों में खर्च करने पर बल देते थे। देशवासियों को औद्योगिक विकास करने पर बल दिया तथा अपील की कि श्रम में अधिकाधिक कुशलता लाई जाए। गोखले जानते थे कि लोगों के कल्याण कार्यों का भार प्रांतीय सरकारों पर है, लेकिन राजस्व का अधिकार केंद्रीय सरकार हड़प लेती है। यह अनुचित स्थिति है। भारत के आर्थिक शोषण की भावना से एक स्वर्णमान कोष की स्थापना की गई, जिसका गोखले ने विरोध किया। सबके अतिरिक्त गोखले भारत सरकार की आय तथा व्यय के बीच असंतुलित सामंजस्य स्थापित करने का समर्थन करते थे। सरकार की व्यय के बीच संतुलित सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते थे। गोखले उदारवादी नेता होते हुए भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार की बहुत सारी आर्थिक शोषण की नीतियों का विरोध भी किया था और उन्होंने कोशिश की थी कि भारत का जो है आर्थिक रूप से विकास हो और उसमें सभी लोग साथ रहें। भारत की राजनीतिक एकता और अखंडता के लिए भी वो प्रयासरत थे। गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो महात्मा गांधी ने भी अपने विचार आचार में उनका अनुसरण करने का प्रयास किया था। जहाँ तक हम देखते हैं कि गोखले पे एम.जी. राणाडे का भी प्रभाव था और इस प्रकार गोखले ने एक समाज की भी स्थापना की थी, एक संगठन भारतीय सेवक समाज की, जिसने भी बहुत अधिक योगदान हमारे राजनीतिक चिंतन के लिए दिया है। गोखले के इन विचारों के साथ ही आज गोखले का ये विषय समाप्त होता है। अगली क्लास में हम गोखले के अन्य विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।